नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब के एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आज भी हमने आपके कई सवालों को लिया हुआ है। यदि आपके मन में भी कोई दुविधा रहे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी क्वेश्चन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। उसके जरिए आप अपनी समस्या, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशाल जी हैं, इन्होंने लिखा है ऑन 24 June PMC demolished several buildings in Khandwe Nagar, Wagholi, near the airport, saying they were too close to the Air Force dump zone. I know you made a video earlier, but can you now explain the full rule about dump zone, funnel zone, etc.? Maybe with a map. Many middle class buyers are being misled by developers who sell plots saying you can build 3 to 4 फ्लोर्स। देखिए, आपने काफी अच्छा सवाल किया है विशाल जी। पहले इसे एक एक करके साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो पुणे का एयरपोर्ट है, ये एक तरीके से एयरफोर्स का एयरपोर्ट है और इसे जो है प्राइवेट वे में यूज किया जाता है। तो इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। देखिए, लगातार डिमोलिशन की कार्रवाई जो है आपको लोगांव में भी देखने को मिला है लगातार। अब अगर आप लोग देखें तो जब आप किसी भी फ्लाइट को लेते हैं तो चाहे आप जहाँ से लैंड करें या जहाँ से टेक ऑफ करें, उसमें एक फनल बनता है, इसीलिए उसको फनल ज़ोन कहते हैं। वो इस तरीके से होता है, यानी जैसे-जैसे आप एयरपोर्ट के पास आते हैं, वो आपका रनवे का जो स्ट्रिप है, वो नैरो हो जाता है। लेकिन क्योंकि फ्लाइट कोई भी कहीं से भी टर्न होके आ सकती है, इसके लिए वो आगे जो उसका मुँह रहता है, यानी जितना दूर आप जाते हैं एयरपोर्ट से, वो बड़ा रहता है। तो इसको कहते हैं फनल ज़ोन, क्योंकि ये फनल के आकार का होता है, ये दोनों तरफ। तो यहाँ का जो रनवे वो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि एक हिस्सा पूरा आपका वाघोली की तरफ आ रहा है, दूसरा फनल जोन का जो हिस्सा है वो टिंगरे नगर की तरफ जा रहा है। तो दोनों तरफ ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड है। अब इसके साथ एक चीज और है, जब आप इसका ईस्टर्न पार्ट देखते हैं एयरपोर्ट का, जो कि वाघोली की तरफ है, यहाँ पर एयरफोर्स के सेंसिटिव चीजें रखी जाती हैं, कई एक्सप्लोसिव्स भी रखे जाते हैं और एयरपोर्ट पे वहाँ पे उनकी फ्लाइट्स भी, जैसे सुखोई वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं। तो जो आप यहाँ पे डंप ज़ोन की बात कर रहे हैं, जो ये सेंसिटिव चीज़ें रखी जा रही हैं, अगर आप उसके आस-पास कुछ भी हाइटेड बनाते हैं, तो सिक्योरिटी थ्रेट होने की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, एक रीज़न। दूसरा फनल ज़ोन, क्योंकि वहाँ से फ्लाइट डिसेंड होती है और असेंड होती है टेक ऑफ के टाइम पे, तो उसके लिए वहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी कल को अगर सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर फ्लाइट को थोड़ा-सा लो आना पड़े, तो समस्याएँ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि वो जब डिसेंड होती हैं, तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जितने भी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, ये कोई एनए प्लॉट नहीं है। ये एक तरीके से आपके क्या है, गुंठेवारी प्लॉट्स हैं और इसमें बेचते वक़्त जो है कोई भी कमिटमेंट दिया जाता है, जिससे लोग खरीद लें और अपना घर बनाएँ। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप चेक करें, आखिर वो जो आपका लैंड एरिया है, वो फनल ज़ोन में तो नहीं आ रहा है? कहीं वो एयरोड्रोम की जो सारी रूल रेगुलेशंस हैं, उसके अंतर्गत तो नहीं आ रहा है। इसे आपको पहले समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अगर गुंठेवारी प्लॉट ले रहे हैं, तो आप हमेशा सजग रहें। अगर आप किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के आस-पास ले रहे हैं, चाहे वो देहू रोड हो, मैगज़ीन हो या फिर किसी भी हिस्से में अगर आप डिफेंस के आस-पास ले रहे हैं, तो वहाँ कहीं भी डिमोलिशन हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप ये एयरपोर्ट और खासकर एयरफोर्स के आस-पास ले रहे हैं, तो ये समस्याएँ और बढ़ जाती हैं। हमने यहाँ पे ग्राउंड कवरेज करने की कोशिश भी की है, जहाँ पर ये डिमोलिशन हुआ है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने पैसे दे दिए उनका डिमोलिशन नहीं हुआ है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका डिमोलिशन हुआ है। पर आप इस बात को समझें कि ये
इस बात को मैं पुष्ट नहीं कर सकता ये इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बात वहाँ के लोगों ने कही है। अब एक बात ये समझिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कई बार इसे एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश होती है कि आप ऐसे ज़ोन में, सेंसिटिव ज़ोन में कंस्ट्रक्शन ना करें। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी, जब भी हम प्लॉट खरीदें तो इसे समझ लीजिए। और अगर ये एनए प्लॉट है, सैंक्शनिंग आप ले सकते हैं, तो प्लॉट उस एनए को भी खरीदने से पहले आप एरोड्रोम जो रूल रेगुलेशंस है उसे देख लीजिए। जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पीएमसी हो या फिर एयर फोर्स हो, उनसे एनओसी लेने की कोशिश करिए बिफोर कंस्ट्रक्शन। अब कई लोग कहेंगे यार ये तो मिलना ही मुश्किल है, फिर हम कैसे बनाएँगे? तो भाई मत लो, क्योंकि ये आपका पैसा है। जो बेच के निकल गया उसका क्या जा रहा है? उसको पैसे मिल गए, उसने ज़मीन बेच दी, अब आपका हक है। और यही चीज़ हमने जो है चिखली में जब डिमोलिशन हुआ था, उस वीडियो में भी हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। कोशिश रहेगी इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है, मैप के साथ बताने की कोशिश करेंगे फनेल ज़ोन कहाँ तक जा रहा है और किस तरह के हाइट रिस्ट्रिक्शंस किस डिस्टेंस पे होते हैं, ये सब कुछ उसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कई लोगों ने मिलता-जुलता सवाल किया हुआ था, उसे हमने समराइज़ किया है। जैसे यश जी ने पूछा था, तुषार मुंगरे जी हैं, इन्होंने पूछा था और भी कई लोगों ने पूछा था। पुणे के आस-पास ज़मीन बहुत है, फिर भी प्राइस इतने क्यों बढ़े हैं? क्या पुणे के कुछ इलाकों की कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल अच्छा जो है आपका ऑब्ज़र्वेशन है कि पुणे के कई हिस्सों में प्राइसेज़ बेतहाशा बढ़ चुके हैं। अब इसका कारण क्या है? आप समझने की कोशिश करें। बाकी शहरों के मुकाबले, जैसे आप नोएडा देख लें या फिर आप हैदराबाद देख लें या फिर आप गुरुग्राम देख लें, इन जगहों पे क्या है, कनेक्टिविटी अच्छी है। और वो कनेक्टिविटी अच्छी होने से क्या होता है कि अगर एक जगह पे ड्राइवर मौजूद है, आईटी कंपनीज़ और कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ से किसी दूर के लोकेशन तक कम्यूट करना आसान होता है। लेकिन पुणे के केस में क्या है, चाहे आप नगर रोड ले लीजिए, चाहे आप सोलापुर हाईवे ले लीजिए या फिर एनएच-48 ले लीजिए, मुंबई, पुणे, बैंगलोर हाईवे। इसमें होता क्या है, भारी मात्रा में ट्रैफ़िक्स के लोड हैं यहाँ पे। जितनी भी आपके वर्किंग आवर में आप देखेंगे तो ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो पॉटहोल्स की समस्या है वो बरसात में और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप एक ही लोकेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे तो वहाँ के प्राइसेज़ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोग दूर जाके रहना प्रेफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि दूर जाने के लिए उनका कम्यूट टाइम भी बढ़ेगा, हेडेक भी बढ़ेगा और साथ ही साथ वो समय पे कहीं पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। यही कारण है कि एक-एक लोकेशन पे जो माइक्रो लोकेशंस हैं, वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं। जैसे आप खराड़ी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप बालेवाड़ी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप बानेर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप वाकड़ का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप हिंजौड़ी का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि जहाँ पे भी आईटी कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके आस-पास लोग एकदम उसी के पास इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो कम्यूट नहीं कर पाएँगे दूर तक। जैसे-जैसे मेट्रो का काम बढ़ेगा और शटल सर्विसेज़ बढ़ेंगी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, तो दूर के इलाकों में जब लोग जा पाएँगे, तो जो आपको लैंड पार्सल आज खाली दिख रहे हैं, उनका उपयोग कंस्ट्रक्शन में भी तेज़ी से होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लैंड ओनर हैं जिनको पता है कि अगर आज मैं वाघोली या उसके दूर जाके कंस्ट्रक्शन करता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है। चाहे वो खराड़ी में बने, बालेवाड़ी में बने, बानेर में बने या वाकड़ में बने। लेकिन जो इनपुट कॉस्ट अगर बराबर है, लेकिन जो उनको मिलने वाला कॉस्ट है, यानी जिसमें वो बेचेंगे, उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अगर खराड़ी में बिकता है, तो उसके प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हैं। वही प्रोजेक्ट अगर सेम सिनेरियो में उठा के आप वाघोली में रख दीजिए, मांजरी में रख दीजिए, आप चाहे चरौली में रख दीजिए, लोहगाँव में रख दीजिए, उसके प्राइसेज़ ड्रास्टिकली डाउन हो जाते हैं। तो फिर अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी इनपुट कॉस्ट अगर बराबर है, तो दोनों के बीच में मार्जिन के अलावा जो उनके पास एक तरीके से पैसा खर्च हो रहा है, जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं, क्या वो उस प्रॉफ़िट में कर पाएँगे कि वो प्रोजेक्ट वायबल हो? इस पे भी जो है डेवलपर को शंका रहती है। इसी वजह से कई डेवलपमेंट जो मेन लोकेशन है, जैसे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के, किसी भी ड्राइवर्स के आस-पास, वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं और आपको लैंड खाली दिखते हैं। कई बार जब सेंट्रलाइज़ेशन होता है, एक ही या कंसंट्रेशन होता है, तो वहाँ पर जितने भी लैंड पार्सल हैं, उसपे तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होता है और जो बचे हुए लैंड पार्सल आपको दिखते हैं, उसपे कहीं न कहीं डिस्प्यूट होते हैं, जिसकी वजह से उसपे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता और हमें लगता है लैंड पार्सल तो खाली पड़े हैं, फिर रेट इतने क्यों हो गए? इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा कारण है। लेकिन अगर आप सारे के सारे मेट्रो सिटीज़ को एनालाइज़ करें, चाहे बैंगलोर को ले लें, हैदराबाद को ले लें, मुंबई को ले लें, पुणे को छोड़ के आप दिल्ली, एनसीआर के रीजन चाहे वो नोएडा हो, गुरुग्राम हो, सबसे अफोर्डेबल हाउसिंग आज भी पुणे ही है।
एवरेज 70 से 72 लाख के घर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो लग्ज़री सेगमेंट है उसमें जो है तेज़ी से डिमांड बढ़ा है। जो पहले लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 14% का पूरा शेयर होता था लग्ज़री सेगमेंट का, आज वो 20% और उसके ऊपर जा रहा है। तो यह भी कारण है कि जो एक मिडल क्लास है, जो अपना पहला घर बनाना चाह रहा है, उसकी जद से घर बाहर जाता जा रहा है, क्योंकि जो ये सेंट्रलाइज़ लोकेशन, जो ये कंसंट्रेट जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ड्राइवर्स मौजूद हैं, वहाँ पे रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड तेज़ी से वहाँ पर बढ़ रहे हैं और उस तरह से सप्लाई उस एक ज़ोन में नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा कारण क्या है, 2024 में अगस्त से लेके अभी तक, यानी मई तक का जो एरिया था, अब तो जून में जाके अब ईसी क्लियर होना शुरू होंगे, जिसमें समय 3 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन लगभग 9 महीने 10 महीने तक एनवायरनमेंट क्लीयरेंसेस नहीं मिल पाए थे प्रोजेक्ट्स को। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्चेज होते थे, जो हिंजौड़ी, वाकड़ और पीसीएमसी का पूरा हिस्सा होता था, पुनवले, ताथौड़, ये सब के जोन में, यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स को या फिर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे नए बिल्डिंग्स के लिए अमेंडमेंट कर रहे थे एनवायरनमेंट क्लीयरेंस में, वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से एक बड़ा चंक जो सप्लाई में ऐड होता, वो ऐड नहीं हो पाया और डिमांड कहीं न कहीं उसी तरीके से बना हुआ था 2024 के अंत तक। इवन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, जब कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जैन टू मार्च अगर आप देखेंगे, तो डिमांड अगर बना हुआ है, लेकिन सप्लाई इसलिए ड्रॉप कर गई क्योंकि नए क्लीयरेंसेस आए ही नहीं, प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाए, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया। कुछ प्रोजेक्ट उसमें बेच भी दिए गए थे, क्योंकि पीसीएमसी और पीएमआरडीए में आपको सैंक्शनिंग मिल जाती है, उस सैंक्शनिंग के आधार पे आप मारेरा ले लेते हैं, जहाँ पर ईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि पीएमसी में जो आपका टाइटल क्लीयरेंस है और जो आप लेआउट सैंक्शन कराते हैं, उसके पहले ईसी क्लियर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से यहाँ समस्याएँ नहीं आई थी उतनी। लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो ड्रॉप तेज़ी से हुआ था, यह भी एक कारण है कि प्राइसेज़ बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब एक समय ऐसा आ चुका है जिस पे मैंने कई वीडियोज़ बनाया हुआ है कि प्राइसेज़ नहीं बढ़ रहे हैं, इवन कई जगहों पे ड्रॉप हो चुके हैं, कई डेवलपर आपको हेवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो एक अच्छा एक नैरो स्पेस क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर आप अपॉर्च्युनिटी, अवसर की तलाश कर सकते हैं। अपने हिसाब से सर्वे करिए और उसे जाके अगर ठीक लग रहा है तो आप खरीद सकते हैं। कहीं पर भी सौदागर की मदद की ज़रूरत लगे तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहे आप परचेज़ कर चुके हों, करने वाले हों या फिर अभी आपको आगे करना है, किसी भी तरह की दुविधा है, उसके लिए आप अपनी समस्या हम तक भेज सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज शर्मा जी इन्होंने लिखा है, सर व्हाइल कैलकुलेटिंग द पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ ए फ्लैट शुड वी इंक्लूड द पार्किंग एरिया आल्सो इन द कैलकुलेशन। देखिए, पार्किंग एरिया का कैलकुलेशन आपके पर स्क्वायर फीट रेट में नहीं होता है। वैसे भी अब आपका पैकेज प्राइस है, पर स्क्वायर फीट समझने के लिए आप जरूर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसको साधारण भाषा में आप समझें। आम तौर पर पैकेज में इंक्लूसिव रहता है आपका पार्किंग का चार्ज, लेकिन उसका स्पेस स्पेसिफाइड नहीं रहता है। कुछ केसेस में महारेरा के रूल क्या कहते हैं, अगर आप पार्किंग खरीद रहे हैं और वो डेवलपर लिख के दे रहा है कि हाँ मैं पार्किंग बेच रहा हूँ, तो उसे उस पार्किंग का मैप, उसका डायमेंशन सब कुछ लगाना कंपल्सरी हो जाता है। लेकिन डेवलपर ऐसा करने से बचते हैं, जिससे उनको साइजेस ना कन्वे करने पड़े, उनको बुकिंग के टाइम पे, एग्रीमेंट के टाइम पे कमिटमेंट ना देना पड़े पार्किंग के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पार्किंग एक बेस्ट नेगोशिएशन टूल है। अगर शुरू में ही पार्किंग आपको बता दी जाएगी कि इस जगह पर ये साइज़ का होगा, तो आप पार्किंग का मैप लेके इधर-उधर उसे शिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे और जब तक नहीं होगा, तो आप अपनी डील फाइनल नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका डिसीजन मेकिंग टाइम बढ़ जाएगा, जो कि डेवलपर नहीं चाहता, प्रमोटर नहीं चाहता, जो बेच रहा है वो नहीं चाहेगा कि आपका जो डिसीजन टाइम है वो बढ़े, एक। दूसरा ये है कि अगर शुरू में ही लोग बड़े पार्किंग, क्योंकि देखिए पार्किंग के लिए अलग से जगह तो बनाई नहीं जाती है। जो विम और कॉलम के स्पेस है, जो आपका एक तरीके से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बीच में जो स्पेस मिल रहे हैं, उसे पार्किंग जो है एलोकेट किया जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ पार्किंग की जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी का लेंथ ज़्यादा होगा। तो इसके हिसाब से अगर आपको वो लेआउट पहले ही दिखाया जाएगा पार्किंग का, तो आप उसमें से जिसकी विड्थ अच्छी होगी, जिसका लेंथ अच्छा होगा, जिसमें पार्किंग आप आसानी से लगा सकते हैं, उसे चूज़ करने की कोशिश करेंगे। और इसमें डेवलपर के लिए बाद में जो पार्किंग बचेंगी, वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। यानी उस पार्किंग के साथ बढ़े हुए रेट, क्योंकि शुरुआत में वो रेट थोड़े कम में बेचते हैं और जैसे-जैसे प्रॉपर्टी बिकती चली जाती है या फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, 50% 60% काम हो जाता है, उस समय बची हुई इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ होती हैं। तो ऐसा होता है जैसे भाजी मंडी में आप जाएँ, किसी के यहाँ से आप टमाटर खरीद रहे हैं, तो लास्ट में बचे हुए टमाटर कैसे होंगे? ज़ाहिर-सी बात है, कुछ सड़े होंगे, कुछ ज़्यादा पके होंगे, लोग उसे नहीं खरीदना चाहेंगे। तो उसके साथ अगर कुछ पर्क्स दे दिया जाए, जैसे आप चलो 1 किलो के दाम में आप 2 किलो ले जाओ।
1.5 किलो ले जाओ, सवा किलो ले, ऐसी चीज़ें होती हैं। सेम चीज़, सेम माइंडसेट यहाँ अप्लाई किया जाता है कि देखिए ये फ्लोर है, ये अच्छा है, इसके साथ हम आपको ये डबल पार्किंग दे रहे हैं या फिर ये पार्किंग की साइज़ बढ़ गया है। इस हिसाब से उसे नेगोशिएशन टूल के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो डायमेंशन देना प्रेफ़र नहीं करते और वो पेपर पे ये नहीं लिखते कि वो पार्किंग आपको बेच रहे हैं। वो दिखाते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो आप पैकेज में ये फ्लैट खरीद रहे हैं, ये पूरा पैकेज प्राइस इसी का है। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेज़ हैं, टैक्सेज़ हैं और इसमें एक पार्किंग आपको मिल रही है, जो वो लिख के दे देंगे कि आपको 1 कवर्ड कार पार्क विद दिस अपार्टमेंट, 1 ओपन कार पार्क विद दिस अपार्टमेंट, ऐसे मेंशन होके आ जाता है और जब आप पोज़ीशन लेते हैं तब आपको बताया जाता है ये आपकी पार्किंग है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। लेकिन पर स्क्वायर फीट रेट आप इस हिसाब से समझें जो हर जगह आप कांस्टेंट रख पाएँ, क्योंकि किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज अलग हो सकता है, किसी डेवलपर का अलग हो सकता है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कारपेट एरिया करिए। अब कारपेट एरिया में भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। एक तो रेरा कारपेट है, रेरा कारपेट यानी कि जो आपका इंटरनल वॉल प्लस जो स्पेस आप यूज़ करने वाले हैं एक्सेप्ट बालकनी एंड टेरेसेस एरिया, ये आपका कारपेट है। लेकिन डेवलपर जो आपको कम्युनिकेट करते हैं एक्चुअली टोटल एरिया है, ना कि कारपेट। उसमें आपका बालकनी या टेरेसेस वगैरह का एरिया जुड़ा हुआ होता है। तो इसे कांस्टेंट करने के लिए टोटल एरिया को आप ले लीजिए अपने कंसिडरेशन में और हर जगह टोटल एरिया को ही कंसिडरेशन में लीजिए। टोटल पैकेज यानी जिसमें टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं डिवाइडेड बाई आप इस टोटल एरिया से कर दीजिए। जो प्राइस आ रहा है वो आपका एक पर स्क्वायर फीट रेट बन गया। दूसरे डेवलपर के यहाँ आप जा रहे हैं, यही फार्मूला अप्लाई करिए तो आपको पता चल पाएगा एग्जैक्ट कि किसका प्राइस आपके लिए सस्ता पड़ रहा है या फिर महंगा पड़ रहा है। इसमें अगर आपको और इन डेप्थ समझना होगा जिससे कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आसानी से कर सकें और भी और क्या फैक्टर्स होते हैं तो आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। उस पे एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी, या अगर आपका इंडिविजुअल कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि इन पर्सन समझना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विजय कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है माई रेरा पोजीशन डेट वाज दिसंबर 2023 बट आई एम गेटिंग पोजीशन इन जून 2025। बिल्डर सेज ड्यू टू रेरा COVID extension, I am not eligible for compensation, but some other buyers from the same tower with the same RERA date got compensation. Please guide. देखिए जो जितना लड़ेगा उसको उतना मिलेगा। एक तो ये फॉर्मूला है अभी जिसको जेब से पैसे देने हैं वो तो यही भरसक प्रयास करेगा कि आपको पैसे ना देने पड़े। तो आप पैसे कैसे लेंगे? पहली बात, अगर रेरा एक्सटेंशन उस पे अप्लाई होता है तो उसे समझ लीजिए 2020 और 2021 2 सालों में लगातार महारेरा ने प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया। किस बेस पे? क्योंकि वो फोर्स मेजर क्लॉज के अंतर्गत आ रहा था। आप सभी को पता है लॉकडाउन लगे हुए थे, लेबर उस तरीके से नहीं थे, मटेरियल सप्लाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। तो वो एक वैलिड रीजन था और जो महारेरा के क्लॉज में फोर्स मेजर क्लॉज है वो अप्लाई हो रहा था, जिसके चलते महारेरा ने 6-6 महीने का एक्सटेंशन 2 बार दिया, एक 2020 में, एक 2021 में। इसके चलते अगर मान लीजिए आपने उस एक्सटेंशन मिलने के पहले एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है तो टोटल 1 साल का एक्सटेंशन आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके केस में दिसंबर 2023 कमिटमेंट था और आपका मान लेते हैं एग्रीमेंट 2019 में हुआ है या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में हुआ है, तो आपके लिए 1 साल का एक्सटेंशन लागू होता है। यानी वो एक्सटेंशन कहाँ तक आ जाएगा? दिसंबर 2024 तक। लेकिन आपको पोजीशन कहाँ पे मिल रहा है? जून 2025 में। यानी फर्दर 6 महीने का डिले यहाँ पे दिख रहा है। तो कोविड एक्सटेंशन 1 साल का था जो फोर्स मेजर क्लॉज के अंतर्गत 3 बार में दिया गया, लेकिन मोटे तौर पे समझने के लिए इसे 2020 में 6 महीने और 2021 में 6 महीने, यानी बीच में एक बार 3 महीने का दिया गया, फिर 3 महीने का दिया गया, 2021 में सीधे 6 महीने का दिया गया, तो पूरा मिला के 1 साल का एक्सटेंशन आया। अब मान लीजिए कोई एग्रीमेंट आप 2021 में कर रहे हैं, यानी कि जो ऑर्डर आया था एक्सटेंशन का वो 2020 वाला निकल चुका था, उसके बाद आपका एग्रीमेंट हुआ है, यानी ये 6 महीने आपके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। क्योंकि डेवलपर को पता था कि ये 6 महीने का एक्सटेंशन मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से उसने एग्रीमेंट में पोजीशन डेट डाला हुआ है। तो अगर आपने 2021 में किया हुआ है तो केवल 6 महीने का एक्सटेंशन आपके ऊपर अप्लाई होता है। ऐसे केस में आपका 1 साल डिले दिखेगा। और आप इसमें कोशिश क्या करिए कि आप लिखित रूप में मांगिए डेवलपर से आखिर आप किस बेस पे डिनायल कर रहे हैं। आपका जो एक्सटेंशन वो कब से कब मिला हुआ है और आप किस तरह से कह रहे हैं कि मेरा कंपनसेशन नहीं बनता है। ये लिखित लीजिए, चाहे मेल पे चाहे जैसे। और जिनको कंपनसेशन मिला है, अगर हो सके तो उनसे भी आप ये चीज़ लेने की प्रूफ लेने की कोशिश करें कि उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है। इस बेस में आप महारेरा में कंप्लेन कर सकते हैं और अगर एजुकेटिंग ऑफिसर के
केस में अगर आपके हक में फैसला नहीं आता, मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो वैसे आपके केस में आएगा, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल तक भी लेके जा सकते हैं, फैसला आपके हक में ही आएगा। क्योंकि डेवलपर कोशिश क्या करते हैं कि हर एक एक्सटेंशन को फोर्स मेजर क्लॉज के अंतर्गत यानी एक्ट ऑफ गॉड में दिखा दिया जाए या फिर कोई कोर्ट इंजंक्शन था उसको दिखा के एक्सटेंशन को सही ठहरा दिया जाए। पर एक्सटेंशन मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके राइट वहां पे कहीं भी हैम्पर हो रहे हैं। आपका राइट इंटैक्ट रहता है, यानी कि आप कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो फोर्स मेजर क्लॉज के केस में आप वो 1 साल का मान लीजिए, आपका कब एग्रीमेंट हुआ है वो उसे समझ के। लेकिन उसके बाद जो है आपको कंपनसेशन क्लेम करना चाहिए। पहले इसका रिटन कम्युनिकेशन आप पूछ लीजिए कि आखिर किस बेस पे आप डिनाई कर रहे हैं और उसका टाइम क्या है? क्या आप उस गवर्नमेंट के रूल को अटैच करके मेल कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप डिनाई कर रहे हैं? ये चीज़ कर लीजिए, आपको कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा। और इससे मिला-जुला किस तरीके से कई डेवलपर को जो है एक्सटेंशन मिले हैं पोजीशन का, उस पे भी वीडियो लाएँगे। आखिर महारेरा क्या बायर के लिए है या सिर्फ़ डेवलपर्स के लिए ही है? यह भी समझने की कोशिश करेंगे, या फिर सिर्फ़ महारेरा या रेरा नंबर दिखा के लोगों में एक ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश थी। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस मिले, हमें मिले आपका प्यार, प्रोत्साहन और आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।